गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं रानू गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ अधिगम में आकलन उपागम के सोपान। कल की क्लास में हमने पढ़ा था अधिगम के आकलन के उपागम। आकलन के उपागम में हमने पढ़ा था मापन और मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, आकलन के विभिन्न उपागम, जिसमें मूल्यांकन प्रक्रिया के विषय में हमने आपको बताया था कि डॉक्टर ब्लूम ने मूल्यांकन प्रक्रिया को 3 बिंदुओं में डिवाइड किया है। 3 बिंदुओं में पहला था हमारा शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा था अधिगम अनुभव या सीखने के अनुभव, और तीसरा था हमारा व्यवहारगत परिवर्तन। यानी पूरी शिक्षण प्रक्रिया इन तीनों बिंदुओं के चारों ओर घूमती हुई दिखाई देती है, जिसमें मेन बिंदु मैंने आपको बताया था हमारा था शैक्षिक उद्देश्य। यानी कोई भी शिक्षक विद्यार्थी के लिए सबसे पहले शिक्षा प्रणाली में शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और छात्र उनकी प्राप्ति के प्रयास करता है और शिक्षक उसे प्राप्त कराने में उसकी पूरी मदद करता है। वह भिन्न भिन्न तकनीकियों का प्रयोग करता है। इस मूल्यांकन प्रक्रिया में मैंने आपको बताया था कि 3 बिंदुओं की जानकारी होना आवश्यक है। पहला तो था कि शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति किस हद तक हुई है। यानी मूल्यांकन प्रक्रिया में हम क्या चीज़ देखते हैं कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस हद तक हुई है, किस सीमा तक हुई है। यानी जब मैंने आपको बताया कि शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित कर दिए जाते हैं, पाठ्य वस्तु को छात्र के भविष्य के लिए तैयार कर दिया जाता है, उसके शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित कर दिए जाते हैं, तो शिक्षक द्वारा उन्हें प्राप्त कराया जाता है, छात्र द्वारा उन्हें प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो मूल्यांकन के द्वारा ही हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि उसने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर ली है या नहीं की है। कर ली है तो कितनी और बाकी है, और नहीं की है तो क्यों वह नहीं कर पा रहा है। यानी निदान और उपचार दोनों ही प्रक्रियाएं इसमें अपनाई जाती हैं। मूल्यांकन की दूसरा है सीखने के मूल्यांकन प्रक्रिया का दूसरा बिंदु है जिसमें हमें जिस बात का हमें ध्यान रखना होता है, सीखने के अनुभव कितने प्रभावशाली हैं। सीखने के अनुभव, छात्र क्या सीखना चाहता है, उसके जो प्रक्रिया है, सीखने की जो प्रक्रिया है इस पर कितना प्रभाव डालती है, ये सारी बातें। तीसरा बिंदु है हमारा कि उस प्रक्रिया के द्वारा छात्र के व्यवहारगत परिवर्तनों का के स्तर का मापन किया जाता है। कि एक लास्ट उद्देश्य होता है शिक्षण प्रक्रिया का कि छात्र के व्यवहार में परिवर्तन करना। यह अधिगम का महत्वपूर्ण बिंदु है। हम कहें कि अधिगम का महत्वपूर्ण अर्थ यही है कि व्यवहारगत परिवर्तन करना। छात्र में शिक्षा प्राप्ति के दौरान क्या व्यवहारगत परिवर्तन हुए हैं, उसका मापन करना मूल्यांकन का प्रमुख दायित्व हो जाता है। मूल्यांकन के द्वारा ही ये पता लगाया जा सकता है कि उसने कुछ सीखा है या नहीं सीखा। अब हम पढ़ते हैं, ये बता दिया था मैंने, अब हम पढ़ते हैं अधिगम में आकलन उपागम के सोपान। देख लिया, अध्यापक को बालक के आकलन उपागम के लिए निम्न सोपानों का अध्ययन करना पड़ता है। सोपान में चरण जिसे हम बोलते हैं, अनुसरण करना पड़ता है। शैक्षिक उद्देश्यों का, शिक्षण उद्देश्यों का प्रतिपादन, चरण। शिक्षण उद्देश्यों का प्रतिपादन, शिक्षण उद्देश्यों का प्रतिपादन सबसे पहला स्टेप है हमारा मूल्यांकन अधिगम में आकलन उपागम के सोपान में शिक्षण उद्देश्यों का प्रतिपादन। सबसे पहली बात तो शिक्षा प्रक्रिया किसी न किसी उद्देश्य के थ्रू आगे बढ़ती है। यानी बालक का विद्यालय आता है, बालक यदि शिक्षा प्राप्त करता है तो उसका भी कोई ना कोई शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित होता है।
फला विषय के द्वारा उसको किसका ज्ञान कराया जाएगा, इसका उद्देश्य क्या है, दूसरी विषय के द्वारा उसके वह विषय उसके जीवन में कहाँ तक काम आ रही है, ये सभी शैक्षिक उद्देश्यों का प्रतिपादन इसके द्वारा किया जाता है। जो शैक्षिक उद्देश्य शिक्षा प्रक्रिया में निर्धारित किए गए हैं, शिक्षक का दायित्व है कि वह उनका भली प्रकार से विश्लेषण खुद भी करे और छात्रों को भी उसका ज्ञान कराए, क्योंकि जब शिक्षक को शैक्षिक उद्देश्यों का अच्छी तरह से पता होगा तभी वह पाठ्य वस्तु का अध्ययन छात्र को अच्छे से करा सकेगा, भिन्न भिन्न तकनीकियों के माध्यम से करा सकेगा, वर्तमान समाज की डिमांड के अनुसार वह शिक्षण कार्य पूरा कर सकेगा, क्योंकि वर्तमान में छात्र ही केंद्र बिंदु माना गया है और छात्र किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, समाज आज के युवा वर्ग से क्या चाहता है, क्या देश की डिमांड है, ये सब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही एक शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होता है। उसके लिए वह छात्र की आवश्यकता अनुसार शिक्षण विधियों का चयन करता है, लेकिन यह तभी पॉसिबल हो पाएगा जब उसके सामने शैक्षिक उद्देश्य स्पष्ट रूप से व्यक्त होंगे, वह स्वयं जिनका अध्ययन कर पाएगा, स्वयं उसका अर्थ समझ पाएगा और छात्रों को भी उसका अर्थ आसानी से समझा पाएगा। अब दूसरा इसमें शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीखने के अनुभवों का सृजन। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीखने के अनुभवों का सृजन। सीखने के अनुभवों का सृजन। सृजन माने निर्माण करना। शिक्षण उद्देश्यों की पहले बिंदु में, पहले स्टेप में हमने शिक्षक और छात्र के लिए क्या निर्धारित कर लिया, शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित कर लिए। शिक्षक को भी इसका स्पष्ट रूप से ज्ञान होना चाहिए और छात्र को भी इसका स्पष्ट रूप से ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो वह बेलगाम घोड़े की तरह आगे बढ़ते हुए जाएंगे जिनका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है जिनकी प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाए। जब शिक्षक और छात्र के सम्मुख ऐसे उद्देश्य स्पष्ट होंगे तो दोनों ही उन्हें प्राप्त करने के प्रयास करेंगे, अच्छे से उन्हें जीवन में उतारने के प्रयास करेंगे। तो शिक्षण उद्देश्य जब निर्धारित हो गए तो दूसरा सोपान हमारा आता है शैक्षिक उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीखने के अनुभवों का सृजन करना। कौन करेगा? शिक्षक करेगा। शिक्षक, जब मैंने बताया कि शैक्षिक उद्देश्यों का प्रतिपादन उसके द्वारा किया जाता है तो बालक में उस विषय को सीखने की ललक, बालक में उस विषय को सीखने की जागृति कौन पैदा करेगा? शिक्षक करेगा। तो सीखने के अनुभवों का सृजन भी शिक्षक के द्वारा किया जाता है या छात्र में किया जाता है। तीसरा है हमारा बालकों में होने वाले व्यवहार परिवर्तनों का मूल्यांकन। तीसरा सोपान है बालकों में होने वाले व्यवहार परिवर्तनों का मूल्यांकन। बालकों में होने वाले व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन। मैंने बताया कि शिक्षण प्रक्रिया का लास्ट बिंदु है व्यवहार परिवर्तन करना। अब बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना, जो शिक्षण प्रक्रिया हमारी चल रही है उससे बालक के व्यवहार को परिमार्जित करना या परिवर्तित करना। तो इस बात का मूल्यांकन कि बालक ने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, कितने उसमें सुधार की आवश्यकता है, यह भी किसके अंतर्गत आता है? अधिगम के आकलन के सोपान के अंतर्गत आता है। इस बात का मूल्यांकन भी किया जाता है शिक्षक के द्वारा कि उसने जो शिक्षण विधियां काम में ली थी, जो शैक्षिक उद्देश्य से बालक के लिए निर्धारित किए गए थे, उनकी प्राप्ति उसने की है, साथ ही उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन आया है या नहीं आया है। तो इन तीनों को हम विस्तार से अब पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारे पास शिक्षण उद्देश्यों का प्रतिपादन। इसमें अध्यापक को शिक्षण उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना होता है। बालक के विकास और शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण का स्थान। बालक के विकास और शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए
के लिए शिक्षण का स्थान इस प्रकार है। देखिए, सबसे पहला है सामान्य शैक्षिक उद्देश्य जो निर्धारित किए गए हैं बालक के लिए, यानी कि अभी हम मान सकते हैं कि हमारी शिक्षा प्रक्रिया का मूल केंद्र बिंदु कौन है? बालक है। अब बालक है तो हमारा सबसे बड़ा जो शैक्षिक उद्देश्य है वह क्या हो गया? बालक का सर्वांगीण विकास करना। बालक का सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए? सर्वांगीण में क्या समाहित है? सर्वांगीण में समाहित है बालक का ज्ञानात्मक विकास, ज्ञान स्तर का विकास, बालक के भौतिक स्तर, मानसिक स्तर का विकास, बालक के भावात्मक संवेग स्तर का विकास और बालक के क्रियात्मक स्तर का विकास। तो सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आ गया। सामान्य उद्देश्य जो है शिक्षा के वह यही है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और तीसरा है क्रियात्मक। इन्हें हम सामान्य उद्देश्यों में समाहित कर देते हैं। यानी मेन उद्देश्य है ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष को सुदृढ़ करना। बालक का ज्ञान बौद्धिक स्तर किस प्रकार? ज्ञानात्मक स्तर में उसका बौद्धिक स्तर, उसके सोचने समझने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता, ये इसमें ज्ञानात्मक स्तर में विकसित की जाती है। दूसरा है भावात्मक स्तर। आपने देखा होगा ज्ञानात्मक स्तर में हम कोई भी पढ़ा लिखा बच्चा होता है, हम उससे कह देते हैं, अमूमन उससे कोई अगर गलती हो जाती है तो लोग अमूमन यही कह देते हैं कि पढ़े लिखे हो गए, ऐसी बातें करते हो, पढ़े लिखे हो गए, ये तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है। इस बात का ज्ञान होने का मतलब है ज्ञानात्मक स्तर का मजबूत होना। हमने अगर शिक्षा ग्रहण की है तो समाज हमसे उम्मीद लगाता है कि हमने इस क्षेत्र के विषय में अध्ययन किया होगा, हमारा मानसिक स्तर इस दृष्टिकोण से विकसित हो गया होगा। दूसरा है बालक का भावात्मक विकास करना। भावात्मक उद्देश्य में देखिए क्या समाहित हो जाता है? बालक का क्रोध न करना, समाज के साथ समायोजन स्थापित करना, हर परिस्थिति के अनुकूल अपने व्यवहार को बना लेना, ये भावात्मक स्तर के अनुकूल हो जाता है, अनुसार हो जाता है। दूसरा है क्रियात्मक स्तर। बालक ज्ञान प्राप्त करके भी यदि बैठा हुआ है, वह कुछ नहीं करता है, उसका क्रियात्मक स्तर विकसित नहीं हुआ है, तो वह शिक्षा का उद्देश्य सफल नहीं कर पाया है, उसने शिक्षा ग्रहण ही नहीं की है। तो बालक के क्रियात्मक स्तर को भी मजबूत करता है, तो ये बालक के सर्वांगीण विकास में समाहित हो जाता है। अब इसके अंदर हम पहला देख लेते हैं व्यवहारगत उपागम। सबसे पहला उपागम है आकलन का व्यवहारगत उपागम। व्यवहारगत उपागम। व्यवहारगत उपागम का तात्पर्य क्या होता है? क्या होता है? यानी कि शिक्षा के द्वारा व्यवहारिक उद्देश्यों की प्राप्ति कराना। व्यवहार बालक का व्यवहार, व्यवहारिक उद्देश्यों की प्राप्ति कराना। व्यवहारिक उद्देश्यों की प्राप्ति कराना। यानी कि सपोज कीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई दो व्यक्ति लड़ रहे होते हैं, दो व्यक्तियों में लड़ाई हो जाती है, आपका किसी से टकराव हो जाता है और आप अड़ जाते हैं, मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं उसके साथ ही, तो आपसे क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कि तुम तो पढ़े लिखे समझदार हो गए, ऐसी हरकतें करते हो। इट मीन्स आप पढ़े लिखे हो, आपने शिक्षा प्राप्त कर ली है, आपने शिक्षा को अपना लिया है, तो आपका व्यवहार ऑटोमेटिकली क्या हो जाना चाहिए? संतुलित हो जाना चाहिए। किस परिस्थिति में आपके द्वारा कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, ये इस व्यवहारगत उपागम के अंतर्गत समाहित होता है। व्यवहारिक उद्देश्यों की प्राप्ति, उसके व्यवहार को परिमार्जित करना। शिक्षण के सामान्य व्यवहारिक उद्देश्यों को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए, व्यवहारिक उद्देश्यों के अंतर्गत क्या समाहित हो जाता है? पहला है इसमें ज्ञान उद्देश्य।
व्यवहारिक उद्देश्यों में पहला है ज्ञान उद्देश्य। बालक को इस पद में क्या किया जाता है, इस भाग में क्या किया जाता है व्यवहारिक उद्देश्यों के में, बालक को परिस्थितियों, पदों, प्रत्ययों, सिद्धांतों, नियमों का बोध कराया जाता है। इसमें क्या होता है, बालक को पदों, सिद्धांतों, बालक को परिस्थितियों, पदों, सिद्धांतों, परिस्थितियों, पदों, सिद्धांतों, नियमों का बोध कराया जाता है। ज्ञान उद्देश्य के अंतर्गत अधिगम के व्यवहारगत उपागम में ज्ञान उद्देश्य के अंतर्गत क्या है कि इसका उद्देश्य है, बालक के ज्ञान स्तर का उद्देश्य है कि बालक को उसकी परिस्थितियों, पदों, सिद्धांतों, नियमों के विषय में ज्ञान कराया जाता है, उसका बोध कराया जाता है। जैसे मैंने कल आपको एक एग्जाम्पल दिया था उदाहरण के लिए कि बच्चा जब छोटा होता है, जब तक वह स्कूल नहीं जाता है, विद्यालय नहीं जाता है, जैसे ये मान लीजिए 5 साल तक का बच्चा है, तो वह उसकी दुनिया केवल वह परिवार होता है। परिवार में हर व्यक्ति हर उससे बड़ा उसकी डिमांड पूरी करने की कोशिश करता है। वह समझता है कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, सारी दुनिया मुझ में ही समाहित है, क्यों मैं यहाँ पर अहम भूमिका निभाता हूँ। उसकी सोच हो जाती है कि मैं जो कहूँगा वैसा ही होगा, मैं जो करूँगा वही सत्य होगा। तो ऐसे उसको गलत और सही का उस समय ज्ञान नहीं होता है, ना ही उस परिवार से बाहर वह किसी प्रकार की कोई दुनिया देख पाता है। इवन आपने यहाँ तक देखा होगा कि उस परिवार में अगर कोई दूसरा बच्चा आ जाता है तो वह अपनी चीज़ें उसके साथ भी शेयर नहीं कर पाता है, या बाहर जाके भी उसको ऐसा लगता है कि यहाँ भी मेरे अंदर यह दुनिया समाहित है, मैं ही केंद्र बिंदु हूँ। तो ऐसी परिस्थितियों से निकलकर जब बालक विद्यालय पहुँचता है और वहाँ पर अलग ही माहौल देखता है कि नहीं, मैं केंद्र बिंदु नहीं हूँ, ये सारे बच्चे मेरे समान हैं, मुझे अपनी वस्तुओं को शेयर करना चाहिए, सबका यहाँ पर इस दुनिया में, इस समाज में सबका समान स्थान है। वहाँ उसमें असमंजस की स्थिति होती है, उसके विचारों में टकराव उत्पन्न होता है। तो इस उद्देश्य के माध्यम से बालक को उसकी परिस्थितियों का ज्ञान कराया जाता है, पदों का, सिद्धांतों का, नियम क्या नियम है जीवन के, कि विद्यालय के क्या नियम हैं, घर पे वह कहीं भी खाने बैठ जाता था, कैसे भी खाने बैठ जाता, कभी भी उसे भूख लगाती थी। विद्यालय में एक नियम होता है कि आपका लंच होगा तभी आपको टिफिन ओपन करना है, क्लास जब आपको कहा जाए तभी आप पानी पीने जा सकते हो। परिवार की तरह नहीं है कि आपको प्यास लगी और आपने तुरंत पानी पी लिया, आप वॉशरूम जाए, आप खाना खा लिया, आप इच्छा हुई तो आपने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, ऐसे नियम नहीं होते हैं। लेकिन विद्यालय में ये सब कुछ इसीलिए सिखाया जाता है कि बालक को एक सुव्यवस्थित जीवन जीने में मदद मिल सके। जिस उद्देश्य के लिए वह विद्यालय में आया है वह उद्देश्य उसका पूरा हो सके, उसकी दैनिक दिनचर्या को एक टाइम टेबल मिल सके, एक समय सारणी निर्धारित कर सके, एक शेड्यूल मिल सके। तो ज्ञान उद्देश्य के अंतर्गत बालक को इन सब चीज़ों का केवल ज्ञान कराया जाता है, बोध कराया जाता है, जिससे वह पहचान कर सके, सारी परिस्थितियों को पहचान सके कि नहीं ये विद्यालय है, नहीं घर से बाहर जाकर ऐसा करना चाहिए, नहीं किसी दूसरे के संपर्क में जब हम आते हैं तो हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए, हमारा ये व्यवहार अभद्र लगेगा। ये सारी सोच उसमें विकसित हो जाती है। ताकि इन चीज़ों का ज्ञान इसलिए कराया जाता है ताकि वह इन सब परिस्थितियों की पहचान कर सके, नियमों की पहचान कर सके, उनको याद रख सके और उनकी परख कर सके कि वास्तव में ऐसा विद्यालय में ऐसा होता है, समाज में ऐसा होता है, परिवार में ऐसा होता है, रिश्तेदारों के यहाँ ऐसा होता है। इन सब चीज़ों का उसे बोध कराया जाता है। अगला है हमारा दूसरा इसमें कौशल उद्देश्य। दूसरा है हमारा इसमें कौशल उद्देश्य।
कौशल उद्देश्य, कौशल उद्देश्य में देखिए क्या होता है, शिक्षण द्वारा बालकों में परिस्थितियों और जीवन की समस्याओं का हल ढूंढने की कुशलता, वातावरण के साथ अनुकूलन करने की क्षमता और अपने आप को व्यवस्थित करने की क्षमता विकसित की जाती है। कौशल उद्देश्य के अंतर्गत क्या होता है, शिक्षण के द्वारा बालकों में, शिक्षण के द्वारा बालकों में परिस्थितियों शिक्षण के द्वारा बालकों में परिस्थितियों और जीवन की समस्याओं का परिस्थितियों और जीवन की समस्याओं का, शिक्षण के द्वारा बालकों में परिस्थितियों और जीवन की समस्याओं का हल ढूंढना, जीवन की समस्याओं का हल ढूंढने की कुशलता, देखिए कौशल उद्देश्य के द्वारा क्या होता है, ज्ञान उद्देश्य में हमने कहा बालकों को शिक्षण के द्वारा उन परिस्थितियों का ज्ञान कराया जाता है, सिद्धांतों का ज्ञान कराया जाता है, नियमों का ज्ञान कराया जाता है, प्रत्ययों का ज्ञान कराया जाता है। अब से पहले जब बालक विद्यालय नहीं जाता है तो उसके दिमाग में यही चलता रहता है कैसे सुबह हो जाती है, कैसे शाम हो जाती है, सुबह क्यों होती है और शाम क्यों होती है। अब वह घर से बाहर जाता है, विद्यालय जाता है तो उसे पता चलता है कि सुबह का मतलब ये है, शाम का मतलब ये है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे उसके प्रत्ययों का निर्माण होता जाता है। दूसरा है कौशल उद्देश्य, शिक्षण के द्वारा बालकों में परिस्थितियों और जीवन की समस्याओं का हल ढूंढने की कुशलता विकसित की जाती है। जीवन की समस्याएं यानी कि अभी तक उसके जीवन में कोई समस्या नहीं है, बालक जब विद्यालय आता है तो वह ये नहीं समझ पाता कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। शिक्षा एक ऐसा दरिया है, शिक्षा एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा उसकी सोच क्या होती है, विकसित होती है। वह अपने छोटे छोटे से, आपने देखा होगा परिवार में जब दो बच्चों में टकराव होता है तो वह डायरेक्ट मम्मी के पास जाते हैं, पापा के पास जाते हैं, परिवार के किसी सदस्य के पास जाते हैं अपनी समस्या को लेकर कि ये मुझे मार रहा है, ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ये मेरे खिलौने ले रहा है, ये मेरी चीज़ें ले रहा है। इन सभी समस्याओं के लिए छोटी छोटी समस्या मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन जब वह विद्यालय जाने लगता है तो वह अपनी चीज़ों को बचाना सीख जाता है, अपना हक लेना सीख जाता है, अपनी बात को कहना सीख जाता है। हर बात के लिए उसे माता पिता पर डिपेंड होने की, पारिवारिक सदस्यों पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह अपनी इन छोटी छोटी समस्याओं का हल खुद ही ढूंढने लग जाता है, क्योंकि शिक्षण द्वारा उसके कौशल स्तर का इसमें एक्टिविटी डेवलप हो गई है, उसमें कौशल डेवलप हो गया है। वातावरण के साथ अनुकूलन करने की क्षमता उसमें उत्पन्न की जाती है। आपने देखा होगा हम घर में रहते हैं, हम कहते हैं नहीं बच्चे ऐसे नहीं रह सकते, बच्चे बिना कूलर के नहीं रह सकते, बच्चे को हमेशा लाइट चाहिए होती है, बच्चे को टाइम टाइम से खाना चाहिए होता है, बच्चे को ये चाहिए होता है, बच्चे को वो। लेकिन जब विद्यालय जाता है 6 घंटे 6 से 7 आवर्स के लिए वह जाता है तो उसको वह अनुकूलन करना सीख जाता है कि ना तो उसे समय से पहले भूख लगती है, ना समय से पहले प्यास लगती है, ना ही उसे किसी कूलर की आवश्यकता है, ना ही उसे नींदों की आवश्यकता है। उसे पता है, शेड्यूल है कि इतने बजे मैं घर पहुंचूंगा तभी आराम कर पाऊंगा, यहाँ पे मेरे आराम की कोई गुंजाइश नहीं है। तो धीरे धीरे वह अपने आप को उस वातावरण में ढालने लगता है, धीरे धीरे उसकी क्षमताएं विकसित हो जाती है। तो इस प्रकार और बड़े स्तर पर जब बालक बड़ा होता है तो बहुत सारी समस्याएं उसके सामने आती हैं, मित्रों की समस्याएं आती हैं, पारिवारिक समस्याएं उसके सामने आती हैं, उसकी सोच किन्हीं दो व्यक्तियों से नहीं मिलती है तो ऐसे टकराव की समस्या उसके सामने आती है। कई समस्याएं ऐसी आती हैं जिनका समाधान उसे चाहिए होता है, तो वह शिक्षण के द्वारा संभव होता है। हर किसी की समस्या के समाधान के लिए उसे हर किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती, उसमें सोचने समझने की क्षमता विकसित हो जाती है। वातावरण के साथ वह आसानी से अनुकूलन कर सकता है, मानवीय क्रियाओं पर पड़ने वाले तथ्यों के प्रभाव को कारण प्रभाव में समझने की क्षमता विकसित हो सकती है। कारण और प्रभाव की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है कि यह समस्या किस कारण से उत्पन्न हुई है और इसका उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका क्या समाधान किस प्रकार से निकाला जा सकता है। इसलिए
शिक्षण के द्वारा बालक में कौशल उद्देश्य भी विकसित किया। शिक्षण का जो उद्देश्य है वह एक बालक में कौशल को विकसित करना भी है। तीसरा है हमारा अभिवृत्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, अभिवृत्ति का विकास। तीसरा है अभिवृत्ति का डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, अभिवृत्ति का विकास। शिक्षा के द्वारा बालक में अपने व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय जीवन पर पड़ने वाले तथ्यों के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित करना है। बालक के व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ने वाले व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय जीवन पर पड़ने वाले तथ्यों के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित करना है। राष्ट्रीय जीवन पर पड़ने वाले तथ्यों के प्रति, यानी कि शिक्षा के द्वारा बालक में ऐसा एटीट्यूड डेवलप किया जाता है कि वह अपने व्यक्तिगत, पर्सनल, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के तथ्यों का प्रतिपादन सही रूप से कर सके। कैसा है, कई बार आपने देखा होगा युवा पीढ़ी बहुत भ्रमित हो जाती है। जो समाज के नियम बनाए जाते हैं, जैसे कि आज करंट की समस्या ही ले लीजिए, यूपी में दिन और रात के लड़कियों के साथ जो दुराचार हो रहे हैं वह एक युवा पीढ़ी की घटिया सोच के कारण हो रहे हैं। ये नहीं है कि वह बच्चे गलत है, लेकिन वह अपनी मानसिकता को पूरी रूप से विकसित नहीं कर पाए हैं, वह भ्रमित हो गए हैं। उन्होंने सामाजिक नियमों को, सामाजिक स्तर को समझा नहीं है, अपनाया नहीं है। उनमें द्वंद्व उनके विचारों में द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है और वह द्वंद्व शिक्षा के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में वह उन व्यक्तियों को किसी भी रूप में हम शिक्षित नहीं कह सकते, क्योंकि शिक्षा का जो लेवल है, शिक्षा का जो उद्देश्य है, बालक के व्यवहार को ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, ना कि नीचे गिराना। तो शिक्षा के द्वारा बालक में अच्छे एटीट्यूड को डेवलप किया जाता है, उसके व्यक्तिगत जीवन को वह सुधार सके, वह सामाजिक स्तर से मजबूत हो सके और वह राष्ट्रीय जीवन को भी अपने सुधार सके। जो तथ्य यहाँ पर प्रमाणित हुए हैं उनके प्रति वह सही दृष्टिकोण विकसित कर सके। जैसे हम मानते हैं अभी साइबर क्राइम भी बहुत चल रहे हैं कि आप ऐसा करोगे तो आपके अकाउंट से सारा एक बटन दबाओगे, मोबाइल उठा लोगे, अननोन नंबर से फ़ोन आ गया है, आपने मोबाइल उठा लिया है तो सारा अकाउंट आपका खाली हो जाएगा, या आपकी जो प्रोफाइल है किसी दूसरे से लिंक हो जाएगी तो आपके अकाउंट खाली हो जाएंगे। साइबर क्राइम जैसे हैं, अभद्र मैसेज आना, कॉल आना, ये साइबर क्राइम है, या बहुत आतंकवादी हैं, या फिर ये रात दिन होने वाली युवाओं के द्वारा होने वाली दुराचार हैं। ये ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी वारदातें हैं जो कि जिनका ये माना जा सकता है कि शिक्षा के द्वारा इन लोगों ने अपने आप को परिमार्जित नहीं किया, अपने व्यवहार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया है। समाज से ऐसी गंदगी को हटाने के लिए ही शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा का व्यवहारगत उपागम हमें बालकों में ऐसी अभिवृत्ति को विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। यह बालकों का शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बालकों में उसके व्यक्तिगत जीवन को सुधारने, उसके सामाजिक जीवन को सुधारने, उसके राष्ट्रीय जीवन को सुधारने में शिक्षा पूरी तरह से सहयोग प्रदान कर सके। ज्ञान प्रयोग उद्देश्य, चौथा है इसका ज्ञान प्रयोग उद्देश्य। ज्ञान प्रयोग, अब हमने सीख तो लिया, मैंने कहा ज्ञान करा दिया उसे, उसकी परिस्थितियों का, उसके सिद्धांतों का, उसमें कौशल डेवलप कर दिया बालकों में समस्याओं से जूझने का। अब अभिवृत्ति, उसमें अच्छे एटीट्यूड को भी हमने डाल दिया कि ये सही है, उसको बता दिया ये सही है और ये गलत है, बालक को ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब शिक्षा का एक मेन उद्देश्य है, व्यवहारगत उपागम का एक मेन उद्देश्य है कि ज्ञान उपयोग जो उसने ज्ञान ग्रहण किया है उसे वह अपने जीवन में उतार सके। जो वारदातें मैंने आपको बताई है वह इसीलिए है कि उन्होंने ज्ञान तो ग्रहण कर लिया, हो सकता है उन्होंने शिक्षा ग्रहण की
हो, लेकिन उन्होंने उसे अपने जीवन में प्रयोग नहीं किया हो। तो बालक ज्ञान ग्रहण करके उसका उचित दिशा में प्रयोग करे, यह व्यवहारगत उपागम के अंतर्गत समाहित हो जाता है। शिक्षा से प्राप्त ज्ञान को वह अपने जीवन की परिस्थितियों के लिए प्रयोग कर सके, अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान के लिए वह अपने ज्ञान का प्रयोग कर सके। अगला है मूल्यों का विकास उद्देश्य। मूल्यों का विकास उद्देश्य 5वां है हमारा इसमें। मूल्यों का विकास उद्देश्य। व्यवहारगत उपागम का उद्देश्य देखिए 5वां यही है, मूल्यों का विकास। जो बताया मैंने कि ज्ञान प्राप्त कर लिया, क्या उचित है क्या अनुचित है, कैसे इसका जीवन में प्रयोग करना चाहिए, इसका किस बात का व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, बालक के सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके राष्ट्रीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके व्यवहार का व्यक्ति पर, समाज पर, राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी बातें हमने उसको समझा दी। ये शिक्षा का उद्देश्य है। तो यहाँ पर ये भी इसका उद्देश्य है कि बालक में आप शिक्षा मूल्यों का विकास कर सके, उचित नैतिक मूल्यों का उसमें समावेश कर सके, जिससे कि वह अपराधों की श्रेणी में नहीं आए, अपराधी की श्रेणी में नहीं आए, गलत दिशा की ओर वह कदम नहीं बढ़ाए। जब बालक इस प्रकार का जीवन जीना सीख जाता है, शिक्षा के द्वारा जीवन के प्रति अपेक्षित मूल्यों को विकसित करना एक प्रमुख उद्देश्य होता है, जिससे बालक अपने समाज, राष्ट्र और देश का, समाज, राष्ट्र और विश्व का सुयोग्य नागरिक बन सके, सुयोग्य नागरिक बन सके। सुयोग्य नागरिक का मतलब है आपके द्वारा किसी प्रकार के समाज के किसी नियम की अवहेलना नहीं हो, आपका जीवन राष्ट्रीय स्तर पर एक कर्तव्यनिष्ठ की तरह आप काम करो, व्यक्तिगत जीवन में भी आपको कोई परेशानी नहीं हो, आप अपने कर्तव्य पद पर उन्नति की ओर आगे बढ़ते जाएं। ये शिक्षा के व्यवहारगत उपागम के अंतर्गत, मूल्यांकन के व्यवहारगत अधिगम के व्यवहारगत उपागम के अंतर्गत ये हमने 5 बिंदु समाहित किए हैं, जिनमें व्यवहारगत उपागम में पहला है हमारा ज्ञान उद्देश्य, जिसमें उसको पदों, सिद्धांतों, परिस्थितियों का बोध कराया जाता है, ज्ञान कराया जाता है बालक को। दूसरा है उसका कौशल उद्देश्य, जिसमें उसे समस्याओं से, आने वाली समस्याओं से जूझने के लिए, आपको बता दें हम कल परसों ही एक वारदात हुई थी, समस्याओं से जूझने का जो उदाहरण है उसमें देख लीजिए कि एक डॉक्टर है, उसको देखिए कितने ही मैंने, एक डॉक्टर बनना अपने आप में बहुत, एक इतने बड़े पद को प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। उसको डॉक्टर बनाने में उसके माता पिता को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मतलब ये नहीं है कि आप उच्च पद पर आसीन हो गए, आपने मेहनत कर ली, आपने धन कमा लिया, आपने ऐसी सरकारी सेवा को प्राप्त कर लिया, फिर भी आप अपनी सोच को डेवलप नहीं कर पाए। समस्याएं हर किसी के जीवन में आती हैं, उनसे जूझने का आप में जज्बा होना चाहिए, उनका समाधान निकालने का आप में जज्बा होना चाहिए, ना कि हार मानकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का। उसने आत्महत्या कर ली, एक डॉक्टर पद पर होते हुए उसने सुसाइड कर लिया। वो क्यों किया, किस कारण से किया, इसका कोई नहीं पता, लेकिन बात यही है यहाँ पर टोटल कि बालक को उसके ज्ञान स्तर को, उसके मानसिक स्तर को शिक्षा द्वारा ऐसा मजबूत बनाया जाता है कि आने वाली समस्याओं का वह आसानी से हल ढूंढ सके। अगर कोई समस्या ऐसी है जिसका समाधान उसके पास नहीं है, तो वह समाज के किसी भी व्यक्ति से इस समस्या का समाधान निकलवा सकता है, वह अपने आप को सामाजिक लेवल पर सुदृढ़ बना सकता है। अगर उसमें एटीट्यूड का विकास करना, उसके व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय जीवन में, राष्ट्रीय जीवन स्तर को वह ऊंचा उठा सके, ज्ञान प्रयोग जो सीखा हुआ है उसका वह अपने जीवन में उपयोग कर सके और उचित नैतिक मूल्यों का विकास कर सके। ये थे व्यवहारगत उपागम के अंतर्गत 5 सोपान। आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।